हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन मतलब एल्किल हैलाइड और एरल हैलाइड दोनों के लिए प्रिपरेशन को समझ लिया था और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्किल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। देखिए, सबसे पहले अगर इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो इनिशियल कुछ मेंबर्स जैसे मैथिल क्लोराइड है, मैथिल ब्रोमाइड है, क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स वगैरह हैं, तो ये आपके गैसियस फॉर्म में होते हैं। बाकी के जो हायर एल्किल हैलाइड्स होंगे वो आपके या तो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे या फिर आपके सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। तो ये तो एक जनरल डिस्कशन यहाँ पे हो गया, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वो यहाँ पे क्या है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए आप एक चीज को हमेशा याद रखेंगे, एक सिंपल सा रिलेशन है, वही रिलेशन पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, directly proportional to side forces and inversely proportional to branching। इस चीज को आपको याद रखना है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही कंसेप्ट बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट करने के लिए लगने वाला है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड करता है मोलर मास पे। अगर किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर कोई दो कंपाउंड ऐसे मिल गए जिनके मोलर मास सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। फिर हम लोग सरफेस एरिया से रिलेट करते हैं। अगर सरफेस एरिया की बात नहीं हो पा रही, कोई डिफरेंट कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड ही अलग अलग है, तो फिर हम लोग उनके बीच में लगने वाले इंटरएक्टिव फोर्सेस की हेल्प से कंपेयर करते हैं कि कहीं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डिस्पर्जन फोर्सेस है, उस लेवल पे कंपेयर करते हैं तो साइड फोर्सेस। ओके, देखते हैं इनको वन बाय वन, लेकिन पहले समझते हैं, पहले हेलो एल्केन को कंपेयर करते हैं हाइड्रोकार्बन से। देखिए, सिंपली कोई हाइड्रोकार्बन एल्केन मान लीजिए हमने ले लिया, तो अगर एक एल्केन है CH3 CH2 CH3 फॉर एग्जांपल, ये एक एल्केन और एक आपका एल्किल हैलाइड है RX। देखिए, एल्केन जो होता है आपका कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, जबकि एल्किल हैलाइड में हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विथड्रॉ करने की एबिलिटी रखेगा। यहाँ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसके रिजल्टेंट क्या क्रिएट हो गया, डाइपोल। और ये डाइपोल बनी गया, तो यहाँ पर जो लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कौन से होंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। जबकि ये नॉन पोलर है, तो यहाँ पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे वो लगेंगे डिस्पर्जन फोर्सेस। तो इन कंपेयर टू द डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से हम बोलेंगे अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के हाइड्रोकार्बन और एल्किल हैलाइड लिए जाएं, तो फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा मिलता है एल्किल हैलाइड के लिए। क्यों? क्योंकि जो एल्किल हैलाइड है उनमें साइड फोर्सेस के नाम पर कौन लग रहा होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो पहले तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। एक इसी रिलेशन को मैं हर जगह अप्लाई कराऊंगा। तो देखिए, सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, पहला पॉइंट इसमें, एल्किल हैलाइड possess higher boiling point, higher boiling point than hydrocarbons, of comparable molecular masses।
ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस। एल्किल हैलाइड के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होंगे, क्योंकि एल्किल हैलाइड के केस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रहे हैं, वेयर एज एल्केन जो है या हाइड्रोकार्बन है वहां पर डिस्पर्जन फोर्सेस लगते हैं, बिकॉज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन are experienced between the alkyl halide molecules, whereas dispersion forces are experienced between हाइड्रोकार्बन्स। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि अगर मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल है, याद रखना मोलर मास सेम होना चाहिए। अगर आपने इसका मोलर मास ले लिया 70 और इधर है 40 वाला, तो ऐसी सिचुएशन में बॉइलिंग पॉइंट यहाँ ज्यादा नहीं होगा, फिर तो यहाँ पे होगा। मैं ये तब की बात कर रहा हूं जब दोनों के मोलर मास कंपेरेबल हो। ऐसी सिचुएशन में ही आप साइड फोर्सेस या सरफेस एरिया के पास जाते हैं। तो साइड फोर्सेस कहां पर स्ट्रॉन्गर है? एल्किल हैलाइड के केस में, और इसीलिए उस केस में बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। अब यहीं पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं जब एल्किल हैलाइड ही हो, मतलब वेरियस एल्किल हैलाइड्स के केस में बॉइलिंग पॉइंट को कैसे कंपेयर करेंगे वो देखते हैं। एक हमने कंपाउंड ले लिया CH3 CH2 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 CH2Cl। दूसरा कंपाउंड यहीं पे ले लिया मैंने CH3 CH CH3 CH2 CH2Cl। तीसरा केस मैंने यहां ले लिया CH3 C CH3 CH3 CH2Cl। देखिए ऑल द थ्री केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11 2 to 4 to 6 to 8 3 11 Cl। यहां पर भी C5H11Cl C5H11Cl। तीनों ही केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो मॉलिक्यूलर मासेस या मोलर मासेस भी क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब अब आप बॉइलिंग पॉइंट को मोलर मास से कंपेयर नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात देखो, ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है, तो तीनों ही केसेस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात होगी, तो इसीलिए अब हम लोग साइड फोर्सेस की भी बात नहीं कर सकते। तो फिर बात किसकी करेंगे? एक तीसरा फैक्टर यहां पर बचा, दैट इज द ब्रांचिंग। तो यहां पर अगर आप देखें तो देखो कितने कार्बन की चेन है? 5, 1 2 3 4 5 लीनियरली। यहां पर अब चेन 4 की बची, एक ब्रांचिंग में आ गया सरफेस एरिया। और तो ये देखो अब यहाँ पर जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे ब्रांचिंग क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ब्रांचिंग इंक्रीज कर रही है। और जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया क्या होगी? डिक्रीज करेगी। सरफेस एरिया क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। देखो सिंपल सी बात, कोई भी चीज है सर्कुलर शेप में, स्फेरिकल शेप में आने लगती है तो उसका सरफेस एरिया क्या होने लगता है? मिनिमाइज होने लगता है। तो यहाँ पर इसका सरफेस एरिया क्या होगा? कम। सरफेस एरिया कम हो रहा है, ब्रांचिंग बढ़ रही है, और हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द सरफेस एरिया। एज सरफेस एरिया डिक्रीजेस, हेंस इट इज रिक्वायर्ड टू डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट आल्सो। तो यहाँ पर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी रेगुलरली क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा। तो यहां से देखो ये तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो मोलर मास भी सेम होंगे। तीनों जगह एल्किल हैलाइड है तो तीनों जगह डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। फिर कंपेयर करने के लिए हमने कैसे यूज किया? भाई सरफेस एरिया एक फैक्टर बचाया, ब्रांचिंग। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं ब्रांचिंग बढ़ रही है, सरफेस एरिया कम हो रहा है, और सरफेस एरिया कम होगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने लगेगा।
ओके। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 Cl। दूसरा है CH3 CH2 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 Cl। दोनों केसेस में अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो फिर मोलर मास भी सेम होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ब्रांचिंग है जबकि यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग नहीं होगी तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, सरफेस एरिया इस केस में क्या है, ज्यादा। If higher the surface area, then higher should be the boiling point of the compound। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से कोरिलेट कर सकते। देखिए यही बात अगर हम लोग डाई हेलोबेंजीन कंपाउंड के साथ करें, फॉर एग्जांपल Cl 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 ये इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन ऑर्थो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। ये मेटा पोजीशन, तो मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली ये पोजीशन पैरा, तो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। देखिए यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो तो कंपेरेबल है, लेकिन यहाँ पर बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की, और मेल्टिंग पॉइंट भी स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं पैरा वाले आइसोमर की। देखिए जो पैरा वाला आइसोमर है या पैरा वाली फॉर्म है, इस फॉर्म की सिमेट्री अच्छी है, ये सिमेट्रिकल है, और ड्यू टू इट्स वेटर सिमेट्री, ड्यू टू इट्स वेटर सिमेट्री, it better fit into the crystal lattice, due to which possess higher melting point। मैंने बोला था यहाँ पे हमें कंपेयर करना है मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्थो और मेटा कंपेरेबल होंगे, लेकिन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इस केस में आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ग्रेटर मिलता है ड्यू टू इट्स वेटर सिमेट्री, और इस वेटर सिमेट्री की वजह से क्रिस्टल में अच्छे से फिट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट यहीं पे हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी को लेकर के। तो देखिए सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है, सॉल्यूशन चैप्टर जब पढ़ा था तो वहां पढ़ाया था मैंने, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर कोई चीज पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व बेटरली होगी, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में बेटर वे में डिसॉल्व। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो जो आपके जो एल्किल हैलाइड है वो कैसे होते हैं, पोलर है, और पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में इन्हें अच्छे से डिसॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपका जो एल्किल हैलाइड है वो स्लाइटली मिसिबल होते हैं, बहुत ज्यादा मिसिबिलिटी नहीं होती वाटर के साथ। तो फिर बात आती है ऐसा क्यों। देखिए अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की बात करें Rx, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आता था ड्यू टू द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ बाय द हैलोजन। तो इसकी वजह से स्लाइटली पोलर हो जाता था मॉलिक्यूल। लेकिन जब इसको आप वाटर में डालते हैं, वाटर के साथ मिसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये जो एल्किल हैलाइड थे इनके मॉलिक्यूल के बीच में खुद में क्या लग रहा होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। जबकि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इनमें भी आपस में खुद क्या लग रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर हो रही होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब आप एल्किल हैलाइड को वाटर के साथ मिक्स करना चाहते हो, एल्किल हैलाइड को वाटर में डालते हो, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, भाई ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, और नए बॉन्ड बनेंगे तो एक एनर्जी रिलीज होगी। वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है
वो इन पुराने लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में सफिशिएंट नहीं होती। देखिए कोई भी प्रोसेस है वो हम लोग तभी करते हैं जब उसका कुछ आउटपुट हो। अब कोई भी प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होता है, तभी आसानी से होता है जब उसके दौरान कुछ एनर्जी रिलीज हो, जब वो प्रोसेस एक्सियोथर्मिक हो, मतलब हमारे द्वारा सप्लाई की गई एनर्जी से ज्यादा हो जो वहां से निकलने वाली एनर्जी है। तो फिर यहाँ पर जो लगने वाली एनर्जी थी, इनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी, उसकी सप्लाई को सफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी जो नई एनर्जी रिलीज हो रही थी वो, जिसकी वजह से ये स्लाइटली मिसिबल रह जाते थे वाटर में। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो बोलेंगे इन केस ऑफ एल्किल हैलाइड, in case of alkyl halide dipole interactions are present between them, whereas hydrogen bonding या hydrogen bonds are present between water molecule, which are stronger than the newer forces of attraction developed between alkyl halide and water. Hence, energy released during the process is lesser than the energy required to break force of attraction between alkyl halide molecules and between water molecules. जब आपने एल्किल हैलाइड को वाटर में डाला तो एल्किल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जब नए फोर्सेस लगेंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे, तो उस दौरान एक एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी कम थी इन कंपेयर टू द रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल्स एंड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से आपके जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा हेंस एल्किल हैलाइड टू पोलर हैं बट स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल या मिसिबल विद वाटर। इसीलिए पोलर होने के बावजूद भी वाटर के साथ इसकी मिसिबिलिटी या सॉल्युबिलिटी कम होती है। ओके, तो फिर अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दें तो बहुत बेटर वे में ये सॉल्युबलाइज हो जाता है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेटर सॉल्युबलाइज होते हैं। नेक्स्ट अगर यहीं पे मैं बात करूं, देखो ये तो मैंने एक पर्टिकुलर केस ले लिया, तो बात आती है कि चलिए ठीक है मिसिबिलिटी कम है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको भी जरा देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल एक एल्किल हैलाइड है RX, ठीक है। अब इसमें ये वाला पार्ट तो कौन है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, तो कैसा है
हाइड्रोकार्बन पार्ट है। और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर से दूर भागने वाला होता है। फोबिक का मतलब फोबिया, मतलब दूर भागने वाला। तो जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाएंगे, तो मैं बोलूंगा एज द नंबर ऑफ कार्बन increases in the parent chain, then non-polar hydrophobic hydrophobic hydrocarbon part also increases due to which decrease in solubility। बिल्कुल सिमिलर वे में ऐसे ही एक पॉइंट आप मेंशन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट में भी, एज नंबर ऑफ कार्बन in the parent chain increases, then increase in molar mass, hence increase in boiling point takes place, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट में भी इंक्रीजमेंट ऑब्जर्व होने लगेगा। नेक्स्ट है यहां पर डेंसिटी। देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोकार्बन पार्ट में बढ़ेंगी, वैसे वैसे चीजें भारी होने लगेगी, डेंसिटी बढ़ने लगेगी। तो हम लोग बोलेंगे डेंसिटी ऑफ एल्किल हैलाइड increases with increase in number of carbon। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ने लगेगी। अच्छा एक चीज और है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट को ही कंपेयर करना था मुझे, आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ, मतलब एल्किल पार्ट सेम है, चेंज आ रहा है हैलोजन में, तब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो सिंपली मोलर मास की बात करेंगे, आयोडीन बड़ा होता है, साइज ज्यादा होता है, मोलर मास भी ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे आप आयोडाइड से फ्लोराइड की तरफ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीजमेंट ऑब्जर्व होगा, क्योंकि हैलोजन का साइज घट रहा है, हैलोजन का साइज घट रहा है, जिसके साथ साथ सरफेस एरिया घटेगा, जिसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं, आयोडाइड से फ्लोराइड की तरफ जाने पर एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन घट रहा है, एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन डिक्रीज कर रहा है, तो फिर मोलर मास भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और मोलर मास डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। आप दोनों में से किसी भी बेसिस को रिलेट कर सकते हैं, इट्स ओके। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बातें कर ली। मैंने तीन चीजों को प्रॉपर वे में यहाँ पे डिस्कस किया, पहला बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा सॉल्युबिलिटी, तीसरा डेंसिटी। साथ में पैरा आइसोमर की बात आई तो वहीं पे मैंने उसकी बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर ली। साथ में जब पैरा आइसोमर की बात आई तो वहीं पे मैंने उसकी मेल्टिंग पॉइंट की भी बात कर ली। मैं यहीं पे एक सिंपल सी बात और करता हूं डाइपोल मूवमेंट को लेकर के, उसको जरा समझ लेते हैं। देखिए अगर डाइपोल मूवमेंट की मैं यहीं पे बात करूं तो सिंपली यहां पर देखो, कभी भी आपसे ये नहीं बोला जाएगा कैलकुलेट द डाइपोल मूवमेंट, आपसे पूछा जाता है कि किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, किसका डाइपोल मूवमेंट कम है। तो सिंपली जो डाइपोल मूवमेंट होता है जिसे डिनोट करते हैं म्यू से, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मान लीजिए ये आपका CH3F CH3Cl, अब देखो यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, भाई इसकी तो सेम होगी। तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आएगा, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी क्या आएगा, कम, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट भी क्या आएगा, कम। एक और केस ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लिया Cl Cl, एक ये ले लिया Cl Cl, इन दोनों में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा आएगा, तो जरा देखो भाई यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को विथड्रॉ करेगा, जबकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को विथड्रॉ करेगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को विथड्रॉ कर रहा होगा, यहाँ पे ये, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल है और 180 डिग्री पर है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से म्यू जीरो होगा। जबकि यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा हो जाएगा, ऑर्थो वाले आइसोमर। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट को रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये होता C डबल बॉन्ड C H Cl Cl H, और दूसरा C डबल बॉन्ड C Cl Cl H H। अब देखो ये अपनी तरफ विड्रॉ करता है, ये अपनी तरफ विड्रॉ करता है, ये अपनी तरफ विड्रॉ करता है, ये अपनी तरफ विड्रॉ करता है। अब ये दोनों तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं कर पाते, कहीं अपर डायरेक्शन में मूवमेंट चला जाता, तो यहाँ म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जबकि यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू जीरो होगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करेगा। अगर वो वेक्टर इक्वल है और साथ में 180 डिग्री पर है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने लगेंगे, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो आपको डाइपोल मोमेंट जीरो की कंडीशंस पता होनी चाहिए। ओके, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जो बनता है, मैं उसकी बात और करता हूं। देखिए जरा उस क्वेश्चन को, आपसे बोलते हैं कि भाई एक तो है ये क्लोरोबेंजीन और दूसरा है ये साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। मैं नाम लिख दे रहा हूं, क्लोरोबेंजीन है ये, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड ही लिख देते हैं, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। और आपसे पूछा जाता है किस केस में डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो। तो जरा इस केस को समझते हैं हम लोग। देखिए हैलोजन यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, तो ये बात तो तय है कि दोनों जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। लेकिन अगर इस वाले कार्बन को देखें तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ये वाला कार्बन सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बना रहा है, तो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और हम लोगों ने ऑलरेडी एक चीज को पढ़ा है कि जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है, परसेंटेज एस करेक्टर होता है, वो डायरेक्ट उस पर डायरेक्टली डिपेंड करती है कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर देखो परसेंटेज एस करेक्टर कितना आएगा, देखो sp2 में टोटल पार्ट 3, एक s और 2p, तो s का कितना पार्ट होगा 33.33, जबकि यहाँ पर टोटल पार्ट 4, तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना, देखो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर कितना 25%, यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर कितना 33.33%। तो परसेंटेज एस करेक्टर कहां पे ज्यादा है, sp2 के केस में, और परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। अब एक बात सुनो, ये बात तो तय है कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन में क्लोरीन की होती है, कार्बन से ज्यादा क्लोरीन की होती है। तो फिर अगर ये दोनों कार्बन सेम होते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होता, बट ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, फॉर एग्जांपल इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 थी और इसकी 2 थी, 2.5 ले लेते हैं, और जबकि यहाँ पे भी क्लोरीन 3.5 है, जबकि यहाँ पर इसकी मैंने ले ली 2.0। मैं एक कंपैरिजन ले रहा हूँ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जब यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, कम, जबकि यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, ज्यादा। याद रखना मैं हायर वैल्यू को नहीं बढ़ा रहा, यहाँ पर जो बढ़ा रहा हूँ वो किसको बढ़ा रहा हूँ, लोअर वाली वैल्यू। तो इसीलिए अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डायरेक्टली कौन डिपेंड करता है, डाइपोल मूवमेंट।
तो फिर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो फिर डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एज द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पर एज कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो वापस से एक बार मैं इस चीज को समझा देता हूं। देखिए हैलोजन क्लोरीन है दोनों तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर कार्बन से कंपेयर करें तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, जिसमें परसेंटेज एक्स कैरेक्टर 33.33 था। परसेंटेज एक्स कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इस कार्बन की ज्यादा है तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कम होने लगेगा, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट कम होने लगेगा। याद रहेगी ये चीज। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट का एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10.6 है आपकी एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का। अरेंज ईच सेट ऑफ द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। आपको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 10.6 इन टेक्स्ट। कौन कौन है यहां पर देखो। पहला है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन है एक। सेकंड है यहां पे ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। थर्ड है यहां पे क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। एंड फोर्थ वन है डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। देखो बेटा ब्रोमोमीथेन होता है CH3Br, ब्रोमोफॉर्म होता है CHBr3, क्लोरोमीथेन होता है CH3Cl, डाइब्रोमोमीथेन होता है CH2Br2। भाई दो हाइड्रोजन हटा के दो ब्रोमीन लगा दिए। अब देखो क्लोरीन से ज्यादा एटॉमिक मास होता है ब्रोमीन का, मतलब इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा। यहाँ CH3Cl है तो इसका मोलर मास सबसे कम, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका अपने आप सबसे कम हो जाएगा। अब इन तीनों को कंपेयर करो, यहाँ पर तीन तीन ब्रोमीन है तो मोलर मास सबसे ज्यादा होगा, तो CHBr3, उससे कम दो ब्रोमीन वाले का CH2Br2, उससे कम एक ब्रोमीन वाले का CH3Br, और सबसे कम क्लोरीन वाले का। तो ये ऑर्डर आएगा किसका, बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड है यहीं पे देखो 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन। देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन होता है CH3 CH2 CH2 Cl, पहली पोजीशन पे क्लोरीन। आइसोप्रोपिल, देखो अगर आइसोप्रोपिल आपने नहीं पढ़ा होता आईयूपीएससी में तो आइसोप्रोपिल आपको पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए मैंने बोला था कॉमन नेम्स भी आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आप फॉर्मूलाज को पता कर पाए। तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड होता है CH3 इसे बोलते थे आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, तो यहाँ पे लगा दीजिए 1 क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH2Cl। तो देखिए यहाँ पे दोनों में तीन तीन कार्बन है, जबकि यहाँ पे चार कार्बन है। चार कार्बन है तो मोलर मास ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, तीसरे वाले का, मतलब CH3 CH2 CH2 Cl। अब इन दोनों में देखो यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा, यहाँ सरफेस एरिया कम। सरफेस एरिया ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। ये आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो इसको जस्ट उल्टा लिख देंगे, पहले CH3Cl फिर CH3Br देन CH2Br2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसके ऑर्डर को लिख देता हूं CH3Cl CH3Br CH2Br2 CHBr3। ऐसे ही इसके ऑर्डर को भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देता हूं मैं CH3CH CH3Cl
CH3 CH2 CH2Cl CH3 CH2 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 Cl। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन में इंक्रीजिंग पूछा था तो आपको ऐसे लिखना होता है कि पहले सबसे कम वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। ओके, इस तरीके से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीजों को अरेंज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्किल हैलाइड की खत्म कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरल हैलाइड्स।